क्या कभी सोचा है बैटमैन का हेलमेट सूट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आयरन मैन का गॉड किलर आर्मर, या फिर क्या हो अगर गॉड ऑफ स्टोरी लोकी फाइट करे डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वेरिएंट से। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस को आज के हम रैंडम क्वेश्चन सीरीज में कवर करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। लोकी सीजन 2 वर्सेस स्ट्रेंज सुप्रीम। अब स्ट्रेंज सुप्रीम व्हाट इफ सीरीज का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मरे हुए प्यार को वापस पाने के लिए कई सेंचुरीज तक डीमंस, डेवल्स और कई सारे क्रिएचर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से आज के डेट में स्ट्रेंज सुप्रीम हद से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके पास अपना एल्ड्रोच मैजिक तो है ही, लेकिन साथ में एक टाइम स्टोन यूजर भी है। फिर इसने गैलेक्सी लेवल ब्लास्ट को खा लिया था। अल्ट्रॉन से फाइट करते समय कई सारे डीमंस और क्रिएचर्स की पावर को यूज किया। ये इन्फिनिट स्टोन्स की पावर को बराबरी की टक्कर दे सकता है, और साथ में इसने अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को एक पॉकेट डायमेंशन बना दिया था। वैसे स्ट्रेंज सुप्रीम ने किल मॉन्गर और अल्ट्रॉन को भी एक पॉकेट डायमेंशन में कैद करके रखा है। लेकिन अब अगर बात करें लोकी की, तो ये एक फ्रोस्ट जायंट है जिसे ओडिन ने अडॉप्ट किया था, पर टाइम के साथ लोकी ने फ्रीगा से एसगार्डियन मैजिक सीख लिया, और अब लोकी अपने फ्रोस्ट जायंट पावर्स के साथ एसगार्डियन मैजिक भी यूज कर सकता है। लोकी की स्ट्रेंथ थोड़ से कम है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। लोकी बिना किसी दिक्कत के टेम्परल लूम के रेडिएशन में चल रहा था। वैसे लोकी फ्रोस्ट जायंट की आइस एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है, लेकिन फुल पोटेंशियल पर नहीं। अगर ऐसा करना है तो ओडिन के स्पेल को ब्रेक करना पड़ेगा या फिर कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को यूज करना पड़ेगा। और एसगार्डियन मैजिक से लोकी इल्यूजन, शेप शिफ्टिंग, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, एनर्जी ब्लास्ट और चीजों को गैप भी कर सकता है। लेकिन टीवी के बर्बाद होने के बाद लोकी ने फिर से टाइम स्लिपिंग करना शुरू कर दिया था। टाइम के साथ इसे कंट्रोल करना सीख लिया, और अब वो फ्यूचर और पास्ट में जा सकता है और टाइम को भी रोक सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अब बेसिकली हम इन दोनों को 3 बेस पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी वाइज ये दोनों अच्छे हैं। एक तरफ स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन, गैलेक्सी लेवल अटैक और इन्फिनिटी स्टोन के ब्लास्ट को सर्वाइव किया है। वही दूसरी ओर लोकी लूम के रेडिएशन में गया था, जहां पर इन्फिनाइट टाइमलाइंस की रेडिएशन रिलीज हो रही थी। अगर लोकी की जगह कोई और होता तो उसकी हालत टाइमली जैसी पक्का हो जाती। पर स्ट्रेंज ने कई सारे डीमंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है, जो उसे डेथ से दूर रखता है, और साथ में एक क्रिएचर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी को भी एनहांस कर देता है। अब हमने स्ट्रेंज को इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को सर्वाइव करते हुए देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा पावरफुल एनर्जी को सर्वाइव नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब किए हुए क्रिएचर्स को शील्ड की तरह यूज करके वो बड़ी आसानी से यूनिवर्सल लेवल से भी ऊपर की एनर्जी को सर्वाइव कर सकता है। इसलिए मेरे ओपिनियन से अभी के लिए स्ट्रेंज सुप्रीम और लोकी दोनों की ड्यूरेबिलिटी सेम लेवल पर है। अब मैजिक डिपार्टमेंट में लोकी एसगार्डियन मैजिक यूज करता है और स्ट्रेंज सुप्रीम एल्ड्रिच मैजिक। एसगार्डियन मैजिक ज्यादातर इल्यूजन, टेलीकिनेसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। वही एल्ड्रिच मैजिक से एनर्जीज और क्रिएचर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और साथ में मिस्टिकल एनर्जी से कंस्ट्रक्शन भी बना सकता है। वैसे अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मैजिक यूजर अपने जादू को कैसे यूज करता है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे सीक्रेट स्पेल्स छुपा कर रखते हैं। इसलिए अभी के लिए इन दोनों का मैजिक सेम लेवल पर है। ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों में अभी के लिए टाई होता है। और अगर मोस्ट पावरफुल अटैक की बात करें तो ये बात तो साफ है कि लोकी के पास स्ट्रेंज सुप्रीम जितने पावरफुल स्पेल्स और अटैक्स नहीं है। लोकी सिर्फ अपने मैजिक के भरोसे रहकर इन्फिनिट स्टोन से कभी लड़ाई नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो वॉचर स्ट्रेंज की जगह लोकी को चुनता। पर ऑन स्क्रीन स्ट्रेंज सुप्रीम का जो सबसे पावरफुल अटैक देखने मिला है, वो है सारे मिस्टिकल बींग्स की पावर को समन करके एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करना। लेकिन यहाँ स्ट्रेंज को मिस्टिकल बींग्स को बाहर आने से भी रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डीमंस उसकी बॉडी का कंट्रोल छीन लेंगे। लेकिन लोकी ने अभी तक एनर्जी ब्लास्ट और टेलीकिनेसिस ही यूज किया है, पर वो एक गॉड ऑफ मल्टीवर्स है। जिस टाइमलाइन में स्ट्रेंज सुप्रीम अभी बैठा हुआ है वो लोकी के हाथ में है। इसलिए अगर लोकी स्ट्रेंज के टाइमलाइन को बर्बाद कर देता है तो वो उसका सबसे पावरफुल अटैक होगा। पर लॉजिकली देखें तो लोकी को स्ट्रेंज से फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। वो स्ट्रेंज के टाइमलाइन को मिटा कर वैसे भी स्ट्रेंज का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है, और अगर फेस टू फेस फाइट हुई तब भी लोकी टाइम स्लिपिंग करेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेंज कितनी बार लोकी को बीट करता है, लोकी फिर से टाइम स्लिप करके फाइट करने आ जाएगा। इसलिए अभी के लिए तो स्ट्रेंज लोकी को बीट नहीं कर सकता। कंक्लूजन की बात करें तो लोकी ओवरऑल स्ट्रेंज सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल है। एलोथ वर्सेस एमसीयू। एलोथ बेसिकली एक ऐसा स्मोकी क्रिएचर है जिसने कैंग वेरिएंट्स के बीच मल्टीवर्सल वॉर खत्म करने में मदद की थी, लेकिन इसके बाद ये वॉइड में रहने लग गया। पर एलोथ एक ऐसा बीइंग है जो स्पेस और टाइम को खा सकता है, इसलिए इस क्रिएचर को एंटायर एमसीयू के साथ कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनाता। एलोथ के ऊपर वेपन्स काम नहीं करते, इसे सिर्फ मैजिक से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए जितने भी कैरेक्टर्स को मैजिक नहीं आता वो एलोथ के सामने 2 सेकंड नहीं टिकने वाले, इंक्लूडिंग थॉर एंड हल्क। एलोथ बड़ी आसानी से प्लैनेटरी और गैलेक्सी लेवल बीइंग्स को मार सकता है। सिर्फ कुछ कॉस्मिक एंटिटीज है, जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल और इटर्निटी, जो एलोथ का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। या फिर स्कारलेट विच की टेलीपैथिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो टेम्परेरी बेसिस पर एलोथ को न्यूट्रलाइज कर सकती है। नहीं तो लोकी को एलोथ को मारने के लिए उसे वॉइड से निकाल कर किसी टाइमलाइन में फेंकना होगा, उसके बाद उस स्पेसिफिक टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और डोरमामू जैसे बीइंग्स भी एलोथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओवरऑल एलोथ इतना डेंजरस है कि 95% एमसीयू कैरेक्टर्स को मार सकता है। सिर्फ कुछ एडवांस मैजिक यूजर और कुछ टॉप लेवल की कॉस्मिक एंटिटीज के सामने एलोथ हार जाएगा।
कैन वी रिप्लेस इन्फिनिटी स्टोन इन द आई ऑफ अगुमोटो इंस्टेड ऑफ टाइम स्टोन? आई ऑफ अगुमोटो एक पावरफुल रेलिक है जिसे फर्स्ट सोर्सर सुप्रीम अगुमोटो ने बनाया था, बेसिकली टाइम स्टोन को यूज करने के लिए। अब ये रेलिक किस मटेरियल से बना है वो कभी रिवील नहीं हुआ, पर आई ऑफ अगुमोटो अगर टाइम स्टोन को अपने अंदर रख सकता है तो माइंड, स्पेस और सोल स्टोन को भी रख सकता है, क्योंकि ये स्टोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज नहीं करता है। रियलिटी स्टोन को लिक्विड फॉर्म में कंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एथर सोर्सर सुप्रीम को अपना होस्ट बनाने की कोशिश करेगा, पर एथर को स्टोन के फॉर्म में अगुमोटो में रख सकता है, क्योंकि रियलिटी का स्टोन फॉर्म किसी को होस्ट नहीं बनाता है। और पावर स्टोन हमेशा से एक डिस्ट्रक्टिव स्टोन था, उसकी सिर्फ एक टच से पूरा प्लेनेट बर्बाद हो सकता है। ऊपर से मार्वल ने कभी नहीं बताया कि अगुमोटो किस मेटल से बना है, इसलिए अगर इस लॉकेट में पावर स्टोन को रखते हैं तो अगुमोटो ने पावर स्टोन की एनर्जी को कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, वरना पावर स्टोन लॉकेट और सोर्सर सुप्रीम के साथ पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। गॉड किलर वर्सेस हेलबैट सूट। अब ये दोनों आर्मर्स अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स को बीट करने के लिए बनाए थे। एक तरफ है हेलबैट सूट जिसे डार्क साइड को बीट करने के लिए बनाया था, और दूसरी तरफ है गॉड किलर जिसे पहनकर टोनी स्टार्क ने सेलेस्टियल से फाइट की थी। पर मार्वल कॉमिक्स में दो गॉड किलर आर्मर है। जो गोल्डन कलर वाला है वो टोनी ने नहीं बल्कि एस्पिरेंट्स नाम के कॉस्मिक एंटिटीज ने बनाया था, पर सेलेस्टियल एस्पिरेंट्स के रेस को मिटा देता है और जो गॉड किलर आर्मर है वो यूनिवर्स के ऐसे ही कोने में पड़ा होता है। लेकिन कुछ हजारों साल बाद रिकॉर्डर नाम का एक रोबोट गॉड किलर को टोनी के पास ले आता है, पर टोनी इसे चला नहीं पाता, इसलिए रिकॉर्डर गॉड किलर को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। पर अब टोनी गॉड किलर को देख चुका था, इसलिए वो अरबों रुपए खर्च करके खुद का एक गॉड किलर मार्क 2 बनाता है। इसका डिजाइन एक्सट्रीमिस आर्मर पर बेस्ड था और ये आर्क रिएक्टर नहीं बल्कि 8 न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करता था। इसकी स्ट्रेंथ लेवल इतनी अच्छी थी कि इसने एक सेलेस्टियल को अपने साथ उड़ा लिया था। साथ में 1v1 बैटल में सेलेस्टियल को बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। वो तो सारे डार्क सेलेस्टियल ने एक साथ गॉड किलर पर अटैक कर दिया, इसलिए वो बर्बाद हो गया, वरना गॉड किलर इतना कैपेबल था कि एक मैन मेड सूट होने के बाद भी डार्क सेलेस्टियल को मार सकता था। पर ऐसे ही हेलबैट सूट को डिजाइन किया था डार्क साइड को बीट करने के लिए। और वैसे तो ये आर्मर बैटमैन का है, लेकिन इसे बनाने में सारे जस्टिस लीग के मेंबर ने मदद की थी। इसमें साइबॉर्ग की टेक्नोलॉजी है, वंडर वुमन की पावर्स है, फ्लैश की स्पीड फोर्स, एक्वामैन से मरीन एबिलिटीज मिली, ग्रीन लैंटर्न से विंग्स, और सुपरमैन ने तो इसे सीधा सन में फॉर्ज कर दिया था। हेलबैट इनविजिबल हो सकता है, बहुत तेजी से उड़ सकता है और साथ में किसी भी शेप और साइज का वेपन बना सकता है। और इसे पहनकर बैटमैन सीधा डार्क साइड से लड़ने चला गया था। पर हेलबैट वैसे तो ओवरपावर्ड सूट है, लेकिन यह आर्मर बैटमैन के मेटाबॉलिज्म पर चलता है। पर भले ही बैटमैन जस्टिस लीग का एक मेंबर हो, लेकिन आखिर में वो एक है तो ह्यूमन ही, भले वो पीक लेवल पर जा पहुंचा हो, लेकिन उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और अगर उसने इस सूट को लिमिट से ज्यादा यूज किया तो ब्रूस वेन वही सूट के अंदर मारा जा सकता है। पर अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्मर ज्यादा पावरफुल है। अब देखो, पावरफुल तो दोनों आर्मर है। गॉड किलर सेलेस्टियल को बीट कर चुका है और हेलबैट डार्क साइड से लड़ चुका है, और डार्क साइड भी एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, लेकिन गॉड किलर ज्यादा वर्सेटाइल है। उसे यूज करने में टोनी को सिर्फ सोचना पड़ता है। वही दूसरी ओर हेलबैट भी ब्रूस वेन के सोचने पर एक्ट करता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म से डायरेक्टली कनेक्शन होने की वजह से ब्रूस लंबे समय तक इस आर्मर को यूज नहीं कर सकता। एक लिमिट के बाद एनिमे तो दूर की बात है, हेलबैट आर्मर खुद ब्रूस वेन को मार देगा। ऊपर से टोनी और ब्रूस दोनों जीनियस है और उनके पास दुनिया भर का बैटल एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से फाइट जल्दी खत्म नहीं होने वाली। पर टोनी बिना किसी प्रॉब्लम के कई घंटों तक फाइट कर सकता है, जबकि दूसरी ओर ब्रूस का आर्मर उसे धीरे धीरे करके मारना शुरू कर देगा। इसलिए कंक्लूजन की बात करें तो गॉड किलर मार्क 2 एक बेटर और पावरफुल आर्मर है। लेकिन इसी के साथ आज के सारे रैंडम क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको नहीं पता कि एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स कौन है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।